अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बेलगामी साहब, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे। मैं अशद ममनून हूँ आपकी कि आपने मुझे अपने इस काबिल तहसीन चैनल फ़िक्र व फ़न शेर व सुख़न में बुलाया और आवाम के साथ रूबरू होने का मौका फ़राहम किया। इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से ममनून हूँ। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे लिए मेरा सफ़र काफ़ी हद तक आसान भी रहा है और किन्हीं मानों में काफ़ी मुश्किल भी रहा है। आसान इसलिए कि मुझे हमेशा से एक अदबी और इल्मी माहौल मिला है। मेरे पापा बहुत पढ़ने के शौकीन भी थे और ख़ुद भी वो लिखते रहते थे कि बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन वो हिंदी में लिखते थे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं ब्राह्मण ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो बचपन में हमारे यहाँ बहुत सारे अदबी रसाइल और जराइद आया करते थे। तो उनको जब घर का माहौल हो तो बच्चे अपने आप उसमें ढलने लगते हैं। तो मैं उनको देखती थी, पढ़ती थी किताबों को। तो एक ये तो बचपन से शुरू हो गया था और मेरे अंदर कुछ ऐसी बात थी कि कई चीज़ें जैसे सहेलियाँ लव लेटर्स लिखा ले जाती थी। हालांकि तब तमीज़ नहीं थी इतनी कि मैं क्या लिख के दे रही हूँ और इससे कुछ मुझे नुकसान हो सकता है, लेकिन लिख के दे देती थी तो अच्छा लगता होगा उन लोगों को, तभी लिखाती होंगी। फिर शादी के बाद भी मेरे साथ अज़ीज़ नाज़ा साहब का नाम जुड़ा रहा। तो वो नाम तो इतना बड़ा था कि जैसे कि एक गीत है कि तेरे प्यार में बदनाम दूर दूर हो गए, तेरे साथ हम भी सनम मशहूर हो गए। तो वही बात रही कि उनके नाम के साथ नाम जोड़ने के वजह से मुझे लोग काफ़ी जानते हैं। और हमारे घर में अदबी नशिस्तें भी हुआ करती थीं। वो काफ़ी अदब के कदरदान थे, तो बड़े बड़े शोरा और उदबा हमारे यहाँ जमा होते थे और बड़े मज़े की गुफ्तगू रहती थी। तो उसकी वजह से भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। दूसरे हमारे यहाँ हर महीना 50-60 किताबें आया करती थीं, उनका मुताला भी करती थी मैं। उससे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो जैसे कह सकते हैं कि मेरी शोहरत का सबब ये मेरी रुसवाई है, तो उनके साथ जुड़ने के साथ मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और जब बाद में मैंने अपना कलाम भेजना शुरू किया तो भी उनके नाम जुड़ा होने की वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मेरे कलाम को अच्छे बड़े रिसालों में जगह मिली, जैसे शायर में और इंशा में, और भी बहुत सारे रिसाइल में मुझे जगह मिली। तो इसके लिए मैं खुशकिस्मत मानूंगी अपने आप को। और दूसरी बात, जब अगर मुश्किलात की बात करें तो सबसे बड़ी मुश्किल मुझे ये पेश आई कि मुझे उस्ताद नहीं मिला। मुझे बरसों तक कोई उस्ताद नहीं मिला। तो मेरे लिए ये बड़ा तशवीश का मकाम रहता था कि मैंने जो लिखा है, क्या लिखा है, अच्छा लिखा है, ख़राब लिखा है, उसमें कुछ गलती है या नहीं है, ये मैं नहीं समझ पाती थी। फिर ऐसा हुआ कि एक बार मैंने अतीक़ साहब को अपनी कुछ गज़लें, तवाज़ुन के जो मुदीर थे, उनको अपनी कुछ गज़लें भेजी। तो उन्होंने बड़ा तफसीली जवाब मुझे लिखा और एक एक शेर में क्या बारीकी, क्या कहाँ गलती, उन्होंने मुझे समझाया। तो मैं उनकी हमेशा ताज़िंदगी ममनून रहूँगी कि उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सीखने का मौका दिया। फिर सईद रहमानी साहब जो
उस वक्त अखबार उड़ीसा निकाल रहे थे, अब पता नहीं इस वक्त निकल रहा है कि नहीं। तो उनको भी मैंने कुछ अपनी गज़लें भेजी थी, उन्होंने भी बड़ा तफसीली जवाब दिया, मुझे बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ सिखाया। तो ये दो हज़रात जो है इनसे मेरी सीखने की शुरुआत हुई। दूसरे फिर जब मैं फ़ेसबुक में आई तो यहाँ बड़े अच्छे अच्छे शोरा हज़रात थे, तो उन्होंने भी मुझे कई बार मेरी गज़लों में अगर कुछ गलती रही तो मुझे इनबॉक्स में आके बताया, उसको मुझे सुधारने का मौका मिला और उससे कुछ सीखने का मौका मिला। तो इस तरह से मुझे गज़लें शायरी सीखने का मौका मिला। हाँ, फिर मैंने अरूज़ के किताबें भी मैंने मुताला की, और फिर तो एक सिलसिला चल निकलता है, तो फिर सब कुछ आसान हो जाता है। तो इस तरह से मेरा सफ़र रहा है। फिर मैं नाम भी उन हज़रात के ज़रूर लेना चाहूँगी, नहीं तो नाइंसाफ़ी होगी। इसमें मोहम्मद आज़म साहब हैं, मलिक नवेद साहब हैं, असरार राज़ी साहब हैं, आदिल भारती साहब हैं, अब्दुल वहाब सुखन साहब हैं, और इस तरीके के और भी कई लोग, शायद इस वक्त नाम मेरे जहन से निकल रहा है। फिर सूरज प्रकाश जैसे कुछ राइटर्स मुझे मिले जिनकी तहरीरों से तो सीखा ही मैंने। उन्होंने बराह रास्त भी मुझे काफ़ी रास्ता दिखाया कि आप इस तरीके से आप फ़लाँ साइट पे जाइए, आप यहाँ पे मैं एक नावल लिख रही थी, तो उन्होंने बताया मुझे कि इस नावल को आप वहाँ पे दीजिए तो वहाँ से आपको पैसा भी मिलेगा और वो आपके नावल को शाया भी करेंगे। तो इस तरीके से मुझे बहुत से अच्छे अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे बहुत मदद की इस मामले में। जी, ये तर्जुमा निगारी का जो फ़न है ये काफ़ी अहम मैं समझती हूँ इसको। और कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, बहुत अच्छी लगती है, तो हमें लगता है कि हम सब तक इसको जितने लोगों को पढ़ा सकें उनको पढ़ाएं। तो लेकिन हर कोई इंग्लिश नहीं जानता, या हर कोई हिंदी नहीं जानता, या हर कोई उर्दू नहीं जानता। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनकी ज़बान में उनको वो चीज़ तर्जुमा करके पहुंचा दूं। दूसरी बात ये है कि मैं पढ़ने की बहुत शौकीन हूँ, और आजकल काफ़ी दिनों से मैं इतनी मसरूफ़ रहती हूँ कि मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। किताबें अभी भी मैं मंगाती हूँ, पढ़ी रहती हैं, लेकिन मौका ही नहीं मिलता है। तो ये तर्जुमा निगारी का जो फ़न है ये इसमें इस मानों में भी मुझे बहुत पसंद है कि ये मेरी पढ़ने की भूख को भी मुतमईन करता है, और काम के साथ साथ मेरा पढ़ना भी चलता रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इतना मुझे ये फ़न पसंद है कि जो नावल मैं आजकल लिख रही थी उसको भी इस वक्त पसे पुष्ट डाला हुआ है मैंने, और आजकल मैं उसकी तरफ देखती भी नहीं हूँ। मुझे तर्जुमा निगारी में बहुत मज़ा आता है। नावल्स आते रहते हैं मेरे पास, किताबें आती रहती हैं, मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स आते रहते हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होते हैं, और उनसे मुझे इतना सीखने को मिलता है कि मेरी रूह तक मुतमईन हो जाती है। ये मुझे इस तर्जुमा निगारी के फ़न में पसंद है। इस सवाल में आपने दो सवालों को मिला दिया है, तो मैं बारी बारी दोनों का जवाब दूंगी। तो पहले बात करते हैं मुशायरों की। तो ऐसा है कि 1999 तक तो मैं अपने मौसीकी के और गुलकारी के कैरियर में बहुत बिज़ी थी, और भी कई काम थे। मैं हमेशा कई काम एक साथ लेके चलती हूँ, क्योंकि मैं एक टर्म होता है इंग्लिश में वर्काहॉलिक, तो मैं अपने आप को वर्काहॉलिक ही मानती हूँ, क्योंकि मुझे खाली बैठा नहीं जाता है। मैं खाली बैठूँ तो मुझे बहुत उलझन होती है कि मैं क्या, मेरा पूरी ज़िंदगी बर्बाद हुई जा रही है। तो मैं कुछ ना कुछ काम उठा लेती हूँ और फिर करती रहती हूँ। तो 1999 तक मैं
اپنے گلوکاری اور موسیقی کے کیریئر میں بہت بزی تھی، تو تب تک تو وقت ملنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا. اس سے پہلے میں اپنی گھر گرہستی میں کافی بزی رہی. پھر 99 میں ایک حادثے میں میں چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی اور کئی سالوں تک بیڈ پہ رہنا پڑا مجھے. پھر اس کے بعد تھوڑا چلنے پھرنے کا جب موقع ملا تو میں نے اپنی پبلک لائف کو واپس پھر اپنانے کے لیے تھوڑا میں لوگوں سے ملنے جلنے لگی، تھوڑا آنے جانے لگی، کچھ مشاعرے بھی پڑھے اور تھوڑا اچھا کیریئر لگ رہا تھا کہ اب تھوڑی گاڑی چل نکلی ہے. تو 2014 کی بات ہے، ایک اور آپریشن میرا ہوا. تھوڑا اٹھنے بیٹھنے میں مجھے دقت ہوتی تھی، تو ایک اور آپریشن ہوا تو اس سے میری دقت دور ہونے کی بجائے جو جتنا میں چل پھر پاتی تھی وہ بھی ختم ہو گیا اور میں پھر بستر کی قیدی بن گئی. اور اس طرح سے پھر 6-7 مہینہ میں کانپور گئی تھی علاج کرانے، آپریشن کرانے. تو 6-7 مہینہ مجھے وہیں رہنا پڑا. جب ٹھیک ہی نہیں ہو پائی تو چلنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. پھر جب میں وہاں سے واپس آئی تو میرے حالات نے مجھے ڈپریشن کے ایک گہرے غار میں دھکیل دیا اور پھر کافی دنوں تک میں اسی ڈپریشن میں، اسی انتشار میں مبتلا رہی. پھر میں نے کچھ دوائیوں کے بل پہ اور کچھ اپنے ول پاور کے بل پہ میں نے اپنے ڈپریشن سے نجات پائی اور ویل چیئر کے سہارے کچھ اب چنندہ نشستوں میں حصہ لے لیتی ہوں. زیادہ اس لیے نہیں کیونکہ پہلی بات تو جو مشاعروں کے دعوت نامے آتے ہیں میرے پاس، ان کو جب میں یہ بتاتی ہوں کہ میں چل پھر نہیں سکتی تو وہ خود بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور دوسری بات، اگر میں جاؤں بھی تو شاید اسٹیج پہ ہی نہ چڑھ سکوں، تو اس لیے میں نے خود کو مشاعروں سے الگ رکھا ہوا ہے. اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ اگر آپریشن ہوا میرا، ٹھیک ہو گئی تو میں ضرور پڑھنا چاہوں گی مشاعرے. دوسری بات، اب دوسرے سوال پہ آتے ہیں. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ کتابیں شاعر لوگ اپنے پیسے خرچہ کر کے چھپواتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پہلے میں کتاب چھپواؤں، پیسہ خرچہ کروں، اس کے بعد میں لوگوں کو یہ اصرار کروں کہ آپ میری کتاب پڑھ لیجئے. تو یہ مجھے اپنے فن کی حد تک محسوس ہوتی ہے. اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میں زبردستی لوگوں کو مجبور کروں کہ بھائی آپ میرے کو پڑھو. ویسے اشتیاق سعید صاحب سے میری 2 بار اس بارے میں بات ہوئی تھی. پہلی بار بات ہوئی تھی، یہ 2013 کا معاملہ ہے. تو میں نے مسودہ بھی تیار کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد یہی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپریشن ہوا، پھر ڈپریشن میں چلی گئی، تو اس وجہ سے پھر یہ معاملہ ٹل گیا. پھر دوسری بات کیا ہوئی کہ ابھی یہ 2019 میں میری پھر ان سے بات ہوئی تھی اور پھر میں مسودہ تیار کرنے میں لگ گئی. لیکن اس کے بعد لاک ڈاؤن کا ایسا قہر ٹوٹا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ سارا نظام زندگی درہم برہم ہو کے رہ گیا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ اس قہر سے جلدی نجات مل جائے گی اور پھر سے آپ کو میری کتاب منظر عام پہ میں لاؤں گی اور آپ کے ہاتھ میں ہوگی.